नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में असम को देंगे 18,350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स का भी करेंगे उद्घाटन। देश भर में मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हिंदी भाषा बने विज्ञान, न्याय और प्रशासन की धुरी। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री समेत सभी ने दी शुभकामनाएं। नेपाल में सामान्य होने लगे हालात। राष्ट्रपति पोडेल ने सभी पक्षों से आम चुनाव को सफल बनाने का किया आह्वान। लंदन में 1 लाख से ज्यादा एंटी इमिग्रेशन और एंटी नस्लीय प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। ब्रिटिश संसद की ओर किया कूच। कई पुलिसकर्मियों पर हमला। खेल की खबरों में भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड। मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया ने पोलैंड की जूलिया को दी मात। और हांगकांग ओपन में पुरुष युगल के खिताबी मुकाबले में उतरेगी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। वहीं पुरुष एकल में लक्ष्य सेन भी पेश करेंगे खिताबी चुनौती। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दरांग में 18,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इन परियोजनाओं में दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जेएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं, जो क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। ये परियोजना शहरी गतिशीलता को बढ़ाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नरेंगी पुल का भी शिलान्यास करेंगे। तो कनेक्टिविटी में सुधार के लिहाज से आज का दिन असम के लिए बेहद अहम। गुवाहाटी से आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा नरेंगी पुल का भी शिलान्यास आज होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने भाजपा नेता प्रमोद स्वामी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि नॉर्थ ईस्ट देश की मुख्य धारा में वो भूमिका निभाए जो एक अग्रणी तो हो ही, साथ ही साथ बाकी जगहों के लिए प्रेरणा का कारण भी बने। हमारे साथ इस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद स्वामी जी हैं, जो कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, सर जिस तरीके से यात्रा है और उसमें जो विकास की तमाम आधारशिलाएं और उद्घाटन किए जाएंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? यूपीए सरकार की जो पॉलिसी थी वो लुक ईस्ट पॉलिसी थी। वो देखते थे, एक्शन कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी की दृष्टि से देखा है और उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि नॉर्थ ईस्ट का अगर डेवलपमेंट होगा तो पूरे भारत का डेवलपमेंट होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, उन्होंने जो हमारे जो युवक सशस्त्र संग्राम कर रहे थे, उन लोगों को बातचीत के द्वारा मुख्य धारा में लेकर के आए। जिस तरीके से उद्घाटन है, एक तो नुमालीगढ़ में और दरांग में, इन जगहों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? करीब 18,000 करोड़ रुपए की जो विभिन्न जो परियोजनाएं हैं, उनका वो शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। जागी रोड में इसके पहले जो 27,000 करोड़ रुपया लगा करके जो सेमीकंडक्टर का जो प्लांट लगाया गया है, जिसकी आधारशिला रखी गई है, उसमें डेली आपको 48,000 मिलियन चिप्स जो है
वो पर डे उसमें उत्पादन होगा। एक समय थे जब यूपीए के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, जो आसाम से ही रिप्रेजेंट करते थे राज्यसभा में। उन्होंने तो ऑयल रॉयल्टी का पैसा भी आसाम का जो करीब 6,000 करोड़ रुपया था वो भी उन्होंने रोक दिया था। लेकिन आज पैसे की कोई कमी नहीं है और जो डेवलपमेंट जो है वो जो चौमुखी, जो असम का और नॉर्थ ईस्ट का जो चौमुखी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से सांस्कृतिक पहचान और विचार धाराओं के साथ साथ जो विरासत है उसको भी बढ़ावा देते हैं, उसके बारे में क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए, विरासत और विकास ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एक राष्ट्र अपनी विरासत को भूल करके वो राष्ट्र अपने गौरवशाली अतीत को भूल करके वो राष्ट्र अपनी गरिमा को हासिल नहीं कर सकता। जिस तरीके से विरासत और विकास को आगे बढ़ाने की जो नीति है और जो अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अपनाया हुआ है, उसी को यहाँ पर जो नेता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं और मानते हैं कि उनकी यात्राओं से उन्हें न सिर्फ बल मिलता है बल्कि उन्हें उत्साह भी मिलता है। कैमरामैन योगेश के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नुमालीगढ़ में दुनिया के पहले बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नुमालीगढ़ का बांस आधारित एथेनॉल प्लांट दुनिया का पहला ऐसा प्लांट है जो प्रतिवर्ष 5 लाख टन बांस से 50,000 टन एथेनॉल बनाएगा। इससे अन्य बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। ये भारत के पेट्रोकेमिकल ग्रोथ को भी प्रकट करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम में 12,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री के उत्तर पूर्व के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे इलाके के युवा किसानों को फायदा होगा। हमारे बात करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण दिन है, किस तरीके से ये जो प्लांट? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक तो जो बायो एथेनॉल प्लांट है जो बम्बू बनाएगा, 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी 7,000 करोड़ की एक पेटकेम प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी। तो ये जो बायो एथेनॉल प्लांट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लोकल एरिया में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जो हमारे बैम्बू फार्मर्स हैं उनको ऑलरेडी ऑन बोर्ड कर लिया है और कोई उनको हर एक से 40-50 टन का बैम्बू एक्विजिशन है और उससे सिर्फ बायो एथेनॉल सेकेंड जनरेशन बम्बू से नहीं मिलेगी पर उससे और भी बाई प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे ग्रीन कोल और वो मिलेंगे। सर, नॉर्थ ईस्ट के विकास में किस तरीके से ग्रोथ इंजन साबित होगा ये? देखिए, बहुत नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से दायित्व संभाला है नॉर्थ ईस्ट में, देखिए एनर्जी की अगर आप का इतिहास देखें तो 1901 में पहली डिगबॉय रिफाइनरी बनी थी, पर पिछले कई सालों में बहुत काम हुआ। अभी ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है इसकी कैपेसिटी 3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जा रही है और बाकी भी जो काम हो रहा है। और दूसरी इसकी ये तो प्रोजेक्ट सफल होगा और इसकी सफलता को देखते देखते नॉर्थ ईस्ट में आप और भी इन ऐसे प्रोजेक्ट्स को रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो बिल्कुल, तो जो ये प्लांट है तो कहीं ना कहीं जो है नॉर्थ ईस्ट के ग्रोथ को एक नया जो कह सकते हैं कि एक पुशअप मिलेगा। और जिस तरीके से लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाया जाए, उसके लिए जो है अपनी तरह का ये पहला जो है बायो एथेनॉल प्लांट है जो कि बांस पर आधारित है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, नुमालीगढ़, असम। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल गुवाहाटी में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। पीएम ने डॉक्टर हजारिका की स्मृति में सिक्का भी जारी किया। उन्होंने इस अवसर पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया। मंच से उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि नया भारत किसी भी हालत में देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को देश ने ऐसा जवाब दिया कि भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया भारत का दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा। नया भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा
और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हिंदी दिवस को लेकर, जो कि आज है। और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को विज्ञान, न्याय और प्रशासन की धुरी बनाने का लक्ष्य है। 2014 के बाद सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में देश और इस वक्त केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Whatever the possibilities, help from the central government, jointly with the state government, we are working closely for the situation. And also our Honorable Prime Minister announced that 1,600 crore relief to the state also in that same day. For that follow-up, our under the guidance of our Honorable Prime Minister, the 16 ministers are going to travel this entire state and the district wise. They are all already 7 ministers are visited, and the remaining ministers are going to come to the district level to take the situation and to meet the people and console the people. For that, I came here for in this Rupnagar yesterday. After my arrival here, I visited 4 villages. One is Sagarpur Bela village. In that village, almost the damage assessment is taking place, and the people's the local panchayat leader and the sarpanch and all the affected people, I met them, and they told they need a permanent solution. There is the need of a bridge to connect to the main road. The people demanded. And another one village, Hariwal village. In that village also I visited. In that village the crops are damaged. The assessment is taking place there also. And also there is main issues that the channelizing the water is the major issue the people's demand. If that channelize is going to do the proper, or it will be in the future course or the long vision, it will be to control the damage in the upcoming years or whatever. Because this area is already identified the flood going to come. Like these areas, the administration has to be taken a long vision. For that only yesterday after my visits, I had a review meeting also that I come to later. Then I visited one village, Bela Dayani village. In that village, still people are disconnected in the mainstream. So the volunteers or our karyakartas, BJP karyakartas are
our BJP volunteers are working there, and some of swimmers are hired, and they are taking boat for the necessary rations or milk or whatever the medicines they needs. They are taking there. And another one place I visited, Lakshminarayana temple in Nangal. So there landslide was there. In that place also I visited. These four places I personally myself and our district administration and some volunteers, they are all visited, and we met the people and we heard them. Whatever the demands they told, they need everyone, they need a permanent solution. So that based on the permanent solution, I had a review meeting with the district administration yesterday evening at the district collectorate, district commissioner office, deputy commissioner office. There I had a detailed meeting, and I instructed to them to give solutions for the permanent solution. Whichever area I am unable to visit also, they identified and they are working on, and the assessments also started. Wherever the assessments are completed, in that places immediately the insurances has to be released. I given the order, I given the yesterday suggestions, and I also told that expedite fastly, and also whatever the compensation are going to disperse, the compensation also going to disperse as early as possible. And also the permanent solutions like construction of bridge or strengthen of the bridges, this and also we want to be taken up in this district. And also apart from this, in our BJP Karyakartas, they are working there, and also they are almost 3,000 families. They adopted they given rations to the 3,000 people, to 3,000 families. Apart from the almost 7,000 tarpaulins they distributed for those necessaries, and 4 truck of fodders for the animal feed, that also distributed to the general public. Apart from this, there is an you are all aware that from Delhi, Haryana, Gujarat, Goa, Uttar Pradesh states, they given 5 crore assessment to the state, and also the relief materials they sent here. So our concern is, main concern is this: our government is closely working with the state government, and our motto is main to we stand with the affected people for the whatever the necessary help they need. That help also we want to do that. That is working. And also the inter-ministerial central team also they last few days they are working here, and they are assessing the damages, and they will be further they are here. And also our Honorable Prime Minister माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इधर आए थे. Our Prime Minister visited, and our Prime Minister assistant, whatever the assistant needs under the Prime Minister Awas Yojana, and whatever the schools are damaged, Samar Shiksha Abhiyan Yojana will help to them for the restoration of the state. And also whatever the Kisan is affected, for the Kisans, the Kisan Samman Nidhi, you are all aware that already 11 crore Kisans, they are getting benefit for under the Prime Minister Kisan Samman Nidhi. That Kisan Samman Nidhi is going to give advance in the state for the installment for the in the state. And also for those are the children are affected, the Prime Minister Citizens Assistance Relief and Emergency Situation for the Children schemes will be adopted soon. So this closely the state and central government and the volunteers, everyone is togetherly is working to come out from the situation, this flood affected situation. Sir, several ministers has come here in Punjab to see the flood situation, but Punjab government saying that this is only a public option. After the central ministers, how do you see this? You see, this is not at all the politicized time.
So we want to be stand, whether central government or state government, everyone togetherly to stand for the people. So for that we are working, for that we are coming here, we are visiting and we are meeting to the people, and also already our Prime Minister is announced 1,600 crore for the relief of the state, and also already 12,000 crore pending amount is with the state. The state government, they are having the state. See, you are asking, that's why I am telling. Here the flood situation was there. 3 days, where is the Chief Minister? He was in Tamil Nadu. He was there in Tamil Nadu in the flood situation area. Here floods was there. Whether he visited Tamil Nadu 3 days, 2 days he was there. Whether Tamil Nadu, CUC, Delhi, Haryana, Gujarat, Goa, Tamil Nadu, Goa, Uttar Pradesh, states are given help to them. Why he is not asking? He went there. What the time? The situation time is the flood is hitted here. In that time he visited there. And he met Stalin. Why political purpose he want to visit that time? Whether Stalin extended any help here? No. So you don't go to the politics. You stand for the people. You stand for the concerned people's welfare. This is our concern. We are working for the people closely with the states, and we are whatever the assistance needs. The assistants are helping other states also, and volunteer organizations. तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को, जिन्होंने पंजाब में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसका दौरा किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नए जीएसटी से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने असम दौरे नुमालीगढ़ में बांस आधारित दुनिया के सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट के लोकार्पण के साथ ही पॉलीप्रोपिलीन प्लांट की आधारशिला भी रखने वाले हैं। और आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल में बांस फीड स्टॉक का उपयोग करने वाले दुनिया के पहले द्वितीय पीढ़ी के जैव इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अत्याधुनिक पॉलीप्रोपाइलिन संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। करीब 12,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश वाली इन परियोजनाओं से भारत के ऊर्जा परिवर्तन और पेट्रोकेमिकल विकास को नई गति मिलेगी। One is the plant which will make ethanol from bamboos. It's the first plant of its kind in the world. It will process 5 lakh tons of bamboo every year, that is 500,000 tons of bamboo every year, and produce 50,000 tons of ethanol. My understanding is this production has already started. लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित द्वितीय पीढ़ी का बायो एथेनॉल संयंत्र दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है, जो सालाना 5 लाख टन बांस को संसाधित करके 50,000 टन इथेनॉल का उत्पादन करेगा। 7,231 करोड़ की लागत से बनने वाले 360 किलो टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले पॉलीप्रोपाइलिन संयंत्र में जर्मन लुम्मस नोवोलेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे भारत की पॉलीप्रोपाइलिन आयात निर्भरता में 20% की कमी आएगी। इस संयंत्र से सालाना 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी और प्रतिवर्ष 75,000 मानव दिवसों के बराबर रोजगार सृजित होंगे। इससे सालाना लगभग 1 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है, जिससे स्वच्छ विनिर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। 300,000 मेट्रिक टन 300 TMT और ड्राई बेम्बो खाएगा। वो आप वेट बेम्बो के हिसाब से देखेंगे तो 500 TMT होता है। तो वो लेके हम 50 TMT ऑफ इथानॉल बनाएंगे, 19 TMT ऑफ फार्फुरिल बनाएंगे, 11 TMT ऑफ एसिटिक एसिड बनाएंगे और 25 मेगावाट ऑफ पावर बनाएंगे।
प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान नुमालीगढ़ में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की ये पहल असम के विकास को नई दिशा देगी। पहली बार हम यहाँ का युवा बहुत उत्साहित है और पहली बार NRL में हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहा है। प्रधानमंत्री आने के बाद यहाँ पर एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ में एक बायोएथेनॉल का इनॉग्रेशन करने वाला है, जिससे यहाँ का युवा, यहाँ का किसान बहुत लाभान्वित होने वाला है और यहाँ का सारा युवा इस इंडस्ट्री से जुड़ सकता है। हमारे यहाँ लोकल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है और गौरव का बात है। जी, आप बताइए। हम लोग के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और यहाँ पे बहुत भी रोजगार मिलेगा युवा को और मतलब जो बैम्बो यहाँ से जाएगा जितना भी बैम्बो किसानों को भी बहुत ज़्यादा मतलब फायदा होगा। हम सभी महिलाएं बहुत एक्साइटेड है, युवा भी एक्साइटेड है, यहाँ का गोलाघाट का पूरा लोग एक्साइटेड है उसको वेलकम करने के लिए। उसका आने से जो यहाँ एक इंडस्ट्री हुआ है, खाली वो इंडस्ट्री नहीं, यहाँ का युवा है, यहाँ का किसान, यहाँ का महिलाएं सभी इकोनॉमिकली बहुत प्रॉफिट होंगे। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को तो दिखाती ही है, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और ग्रामीण समृद्धि के केंद्र के रूप में पूर्वोत्तर के विकास की प्रतिबद्धता को भी नए आयाम देती हैं। असम का नुमालीगढ़ अभी तक रिफाइनरी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह विश्व के पहले बांस आधारित एथेनॉल प्लांट के लिए भी जाना जाएगा। इस प्लांट के लगने से न सिर्फ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बड़ी संख्या में आसपास के लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही किसानों को भी इसका बड़ा फायदा होगा। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, नुमालीगढ़, असम।